स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी दूसरी वीडियो में इस सीए फाइनल सीरीज की। हमने पहली वीडियो में देखा था कि क्या होती है फाइनेंशियल एसेट, क्या होती है फाइनेंशियल लायबिलिटी और क्या होती है इक्विटी। मेजरली हमने डिस्कस करा था फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में जो ऑब्लिगेशन का फर्क है, जो फिक्स टू फिक्स टेस्ट का फर्क है ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के सेटलमेंट के केस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, और आई गैप और इंड एएस की जो अकाउंटिंग है एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या इफेक्ट डालती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस पे। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आई गैप में नहीं थे, लेकिन हम उस सेम इंस्ट्रूमेंट को आई गैप की अकाउंटिंग में करके देखेंगे कि अगर ये आई गैप में होते तो इसकी अकाउंटिंग क्या होती। एनीवे उस फर्दर पार्ट पे जब हम आएंगे तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें उस एनालिसिस को देखने के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने जो देखा था, हमने कहा था कि एक इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी कब होता है और इक्विटी कब होता है। तो हमने देखा था कि अगर ऑब्लिगेशन है उस इंस्ट्रूमेंट में, चिंता का भाव है, परेशानी है पैसे देने की, तो फिर वो लायबिलिटी है। अगर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कूल चिल बंदा है एकदम, तो वो इक्विटी है। अगर सेटलमेंट ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होती है और केस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का है, डेरिवेटिव के केस में हमने देखा था फिक्स्ड टू फिक्स टेस्ट, और नॉन डेरिवेटिव के केस में हमने देखा था फिक्स टेस्ट। अगर ये टेस्ट पास होता है तो फिर वो इक्विटी है। सेम गोज फॉर दिस टेस्ट एज वेल कि अगर फिक्स टेस्ट पास होता है तो इक्विटी है, लेकिन अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर वो लायबिलिटी है। फिक्स टेस्ट हो चाहे वो फिक्स टू फिक्स टेस्ट हो। हमने उस वीडियो में अच्छे से एग्जांपल्स लेके समझा था कि फिक्स टेस्ट क्या होता है, कब इक्विटी शेयर को एज एन करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है, और ऑब्लिगेशन ना होने पे इक्विटी और ऑब्लिगेशन होने पे लायबिलिटी। इन दोनों चीजों को समझना, इस लायबिलिटी और इक्विटी को समझना बहुत जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक पे। जब तक आपकी इन पे पकड़ नहीं होगी तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, लिंक नहीं कर पाएंगे। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए, इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपको इन लायबिलिटीज और इक्विटी के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। अपनी पिछली वीडियो की का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन लोगों ने वो ना देखी हो तो प्लीज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख ले, सो दैट आपको ये ऑब्लिगेशन और नॉन इक्विटी, फिक्स टू फिक्स और फिक्स टेस्ट का कॉन्सेप्ट पता चल जाए। तो जब हमने उस वीडियो में बात करी थी तो हमने हमेशा बात करी एक इंस्ट्रूमेंट की। हमने हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट को देखा कि क्या वो लायबिलिटी है या क्या वो इक्विटी है, और हमने फर्दर उसको क्लासिफाई करा अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें लायबिलिटी भी हो और जिसमें इक्विटी भी हो, थोड़ी फीलिंग तो उसके अंदर ऑब्लिगेशन की भी हो और थोड़ी फीलिंग उसके अंदर कूल रहने, चिल रहने वाली भी हो। अगर ये दोनों फीलिंग उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस बात को अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ए लिमिटेड ने इशू करे 12% कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ए लिमिटेड ने इशू करे, जो ये 12% है ए लिमिटेड के लिए, ये उसको कैश में देना है, हर साल देना है, और जो प्रिंसिपल पोर्शन है डिवेंचर का वो उसको इक्विटी में देना है।
वो उसको किस में देना है, इक्विटी के अंदर देना है। तो ये जो 12% कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, इसकी दो लेग्स हैं बेसिकली। एक है इंटरेस्ट की लेग, इंटरेस्ट ट्रांच, एक है उसकी प्रिंसिपल की ट्रांच। जो उसकी इंटरेस्ट की ट्रांच है वो ये कहती है कि पेबल ही होगा, यानी कि उसके अंदर ऑब्लिगेशन वाली फीलिंग्स है, और चूंकि उसके अंदर ऑब्लिगेशन वाली फीलिंग है तो वो ट्रांच एक लायबिलिटी ट्रांच है। जो प्रिंसिपल है उसका कन्वर्जन होगा किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। तो सेटलमेंट जब ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो और नॉन डेरिवेटिव हो, फिक्स टेस्ट पास होते ही वो इक्विटी बन जाता है और फेल होते ही वो लायबिलिटी बन जाता है। तो जो ये इक्विटी वाला पार्ट है, अगर इक्विटी शेयर मेरे फिक्स हैं तो ये इक्विटी बन जाएगा, और अगर मेरी इक्विटी शेयर वेरिएबल हैं तो ये क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। जैसे ही ये इक्विटी बना तो आप देखो एक कंपोनेंट लायबिलिटी का है। अगर मैं सिर्फ इस केस की बात करूं, और एक कंपोनेंट इक्विटी बना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो एक कंपोनेंट तो लायबिलिटी बना और एक कंपोनेंट इक्विटी बना, इस इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। अगर ये वेरिएबल होता तो एक कंपोनेंट तो मेरा क्या निकल कर आता, लायबिलिटी निकल कर आता, और दूसरा कंपोनेंट भी मेरा लायबिलिटी ही निकल कर आ रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही लायबिलिटी बन गया है। ये तो पूरा इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू इक्विटी शेयर्स की वजह से प्रभावित होगी। इक्विटी शेयर्स की वजह से प्रभावित होने की वजह से इस इस इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्जन का ऑप्शन जो छिपा हुआ है वो एक डेरिवेटिव है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अपनी वैल्यू उस इक्विटी शेयर से भी डिराइव कर रहा होगा। तो चूंकि इसके अंदर डेरिवेटिव छुपा हुआ है तो ये इंस्ट्रूमेंट बन जाता है लायबिलिटी प्लस डेरिवेटिव। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। जब हम एम्बेडेड डेरिवेटिव के टॉपिक पर चर्चा करेंगे तब हम इसको ध्यान में रखेंगे, तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी अकाउंटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस डेरिवेटिव को कैसे अलग किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से और उसकी अकाउंटिंग करी जाती है। अभी के लिए हम अपनी चर्चा में सिर्फ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ही रखेंगे। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर इक्विटी प्लस लायबिलिटी है तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्या है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर इक्विटी या लायबिलिटी इन इट्स एंटायरिटी प्लस एक डेरिवेटिव लायबिलिटी है या फिर एक डेरिवेटिव है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाता है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। क्योंकि अगर इक्विटी शेयर वेरिएबल हो गए तो हमने पिछली वीडियो में देखा था इक्विटी शेयर्स आर वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि सेटलमेंट जो हो रही है वो इक्विटी शेयर को एज अ करेंसी की तरह इस्तेमाल करके हो रही है। तो क्योंकि एज अ करेंसी की तरह इस्तेमाल करके हो रही है तो वो एक लायबिलिटी है, और चूंकि वो एक लायबिलिटी है वो इस इंस्ट्रूमेंट में जो कन्वर्जन का ऑप्शन छुपा हुआ है वो एक डेरिवेटिव छुपा हुआ है। तो हेंस द इंस्ट्रूमेंट इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, एंड इफ there is an equity and liability component then the instrument is classified as compound financial instrument। अब बात कर लेते हैं कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है। जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है ना वो बड़ा सिंपल है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग होती है स्प्लिट अकाउंटिंग।
स्प्लिट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई आपने कहा ना दो कंपोनेंट है, लायबिलिटी और इक्विटी। आपने कहा दो कंपोनेंट है, तो एक काम करो, लायबिलिटी को अलग कर दो, इक्विटी को अलग कर दो, और उसको दोनों को अलग अलग कर अकाउंट फॉर कर दो। यानी कि लायबिलिटी को अलग कर दो और इक्विटी को अलग कर दो, और इसको सेपरेट अकाउंटिंग फॉर कर दो, और इसको भी सेपरेट अकाउंट फॉर कर लो, दोनों को अलग अलग अकाउंट फॉर कर लो। ये अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे बात को। एग्जाम्पल के लिए हम एक इंस्टीट्यूट के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन का ही क्वेश्चन लेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5A, 12 नंबर का सवाल है। परफेक्ट लिमिटेड का परफेक्ट सा क्वेश्चन है ये, तो इसको हम करके चलेंगे। तो वो कहते हैं कि परफेक्ट लिमिटेड ने 50,000 कंपलसरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल इशू करे 1/4/17 को 180 रुपए के हिसाब से, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10% है। प्रेफरेंस शेयर 12,500 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए है। कंपनी 5वें साल के एंड में इनको कन्वर्ट कर देगी। 17 से 5 साल होते हैं 31 मार्च 2022। जब ये इशू हुए थे तो मार्केट रेट चल रहा था विदाउट कन्वर्जन 15%। यानी कि अगर ऐसे ही सेम इंस्ट्रूमेंट में इशू करता विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, तो कितने के होते 15% के होते। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2% लग गई 90 लाख रुपए लाने में। 90 लाख कैसे आया 50,000 इंटू 180, और EIR दे रखा है 15.86। पर EIR क्या होता है जब हम आगे की वीडियोस में आएंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे, अभी के लिए सवाल में दिया हुआ है। 15% के डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हुए हैं, हमें लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट निकालना है और जर्नल एंट्री निकालनी है रेलेवेंट इन डेज के हिसाब से। ओके जी, समझ गए। तो अब सवाल को करते हैं। तो CCPS इशू करे हैं कंपलसरी कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 50,000 180 रुपए के हिसाब से। 90 लाख रुपए आपने टोटल उठाए हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे दी 2% की 90 लाख पे, 1,80,000 रुपए की, ठीक है। और 5 सालों के बाद ये कन्वर्टर है तो अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करते हैं कि वो जो क्यूमुलेटिव कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है उसके दो पार्ट है। एक तो पार्ट है उसका डिविडेंड और एक पार्ट है उसका प्रिंसिपल, जिसका होना है कन्वर्जन। किसके अंदर होना है कन्वर्जन, इक्विटी शेयर में कन्वर्टन होना है। और कितने 12,500 इक्विटी शेयर जो कि है फिक्स्ड। जो फिक्स इक्विटी शेयर है 12,500, उसमें इस कंपलसरी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन होना है। हेंस जो ये प्रिंसिपल वाला पार्ट है ये तो हो गया इक्विटी। जो डिविडेंड वाला पार्ट है 10%, ये है क्यूमुलेटिव। यानी कि परफेक्ट लिमिटेड के सर पे टेंशन है कि हमें हर बार ये डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो क्यूमुलेटिव होके देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये है ऑब्लिगेशन। परफेक्ट लिमिटेड इसको अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है तो ये लायबिलिटी है और ये इक्विटी है, दोनों मिलके बना दिए क्या, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया दोनों ने मिलके उस इंस्ट्रूमेंट को। क्या ये एनालिसिस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है ना, आंसर इज नो। हमने समझा है, हम एक बार इस इंस्ट्रूमेंट पे लगा के अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप कर रहे हैं, इसलिए हमने ये लगाया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें लगानी होगी स्प्लिट अकाउंटिंग। स्प्लिट अकाउंटिंग में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यार ये एक लायबिलिटी कंपोनेंट है और ये इक्विटी कंपोनेंट है, ये दोनों ही उस कंपलसरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में शामिल हैं।
तो हमें इन दोनों को अलग करना है। हमें एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है कि 15% पर एनम का रेट है अगर मैं विदाउट कन्वर्जन इश्यू करता तो। इसका मतलब है कि अगर मैं पैसे उठाता, मुझे कितने मेरी ऑब्लिगेशन कितने रुपए की है, लायबिलिटी 10% की, यानी कि 9 लाख रुपए की मेरी ऑब्लिगेशन है। कितने की ऑब्लिगेशन है मेरी? 9 लाख रुपए की मेरी ऑब्लिगेशन है। कितने सालों के लिए है? 5 इयर्स के लिए मेरी ऑब्लिगेशन है। तो अगर मैं कितने रुपए का लोन लेता कि हर साल मुझे 9-9 लाख रुपए देने पड़ते 15% के हिसाब से, तो मेरा आज की डेट में लोन क्या होता? तो वो निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे? हम 5 साल लिखेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल। मैं इस साल भी 9 लाख दूंगा, मैं इस साल भी 9 लाख दूंगा, मैं इस साल भी दूंगा, मैं इस साल भी दूंगा और मैं इस साल भी दूंगा। 15% का पीवी फैक्टर, ये 9 लाख रुपए को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8696 से, 0.7561 से, 0.6575 से, 0.5718 से और 0.4971 से। इसका टोटल आएगा 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5718 प्लस 0.4971 इंटू 9 लाख रुपीज इज इक्वल टू 30,16,890 रुपए। इसका मतलब है अगर आज की डेट में मैं 30,16,890 रुपए का लोन लेता हूं, तो आगे आने वाले 5 सालों तक मेरे को 9-9 लाख रुपए की पेमेंट करनी है और 15 साल का ब्याज पेमेंट करना है, तो मेरा लोन का भुगतान पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस 90 लाख रुपए में जो लायबिलिटी की वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू है लायबिलिटी की? वो है 30,16,890 रुपए की वैल्यू मेरी लायबिलिटी की है। तो 90 लाख की टोटल वैल्यू माइनस 30,16,890, उसमें से इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई? इक्विटी की वैल्यू हो गई 59,83,110। ये मेरी वैल्यू इक्विटी की हो गई और ये मेरी वैल्यू किसकी हो गई? लायबिलिटी की हो गई। इन दोनों का टोटल कितना है? 90 लाख रुपए। मैंने क्या करा? मैंने सिंपल ये देखा कि अगर आज की डेट में मैं 9-9 लाख रुपए की पेमेंट 5 सालों तक करता हूं 15% पे, तो मेरा लोन कितना होगा? उसको मैंने टोटल में से हटा दिया। तो जब मैंने टोटल में से लोन को हटाया, 90 लाख माइनस 30,16,890 करा, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर जो निकल कर आई, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन जो इक्विटी निकल कर आया, वो निकल कर आया 59,83,110। तो इतनी मेरी इक्विटी हो गई, इतनी मेरी लायबिलिटी हो गई। लेकिन इस 90 लाख रुपए को लाने में हमने 1,80,000 रुपए खर्च भी कर दिए। तो अब हमें ये बताना है कि लायबिलिटी की वजह से कितने करे और इक्विटी की वजह से कितने करे। तो वो तो बहुत ही सिंपल है। हम ये कहेंगे कि लायबिलिटी कितने की थी? लायबिलिटी थी 30,16,890 रुपए की। इक्विटी कितने की थी? इक्विटी थी 59,83,110। टोटल 90 लाख रुपए। 1,80,000 रुपए का हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे खर्चा कर दिया। तो 1,80,000 लगे 90 लाख रुपए पे, तो 30,16,890 डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 1,80,000 इज इक्वल टू 60,338 रुपए। और इक्विटी का कितना आ जाएगा? इक्विटी का आ जाएगा 1,19,662 रुपए। इसका मतलब है हमने ये देखा कि ये जो 180 लगे हैं, अगर ये टोटल 90 लाख पे लगे हैं, तो इनका प्रपोर्शन 30-16 में कितना? तो सिंपल हमने निकाला कि 30-16 90 लाख का कितना परसेंट है, तो इतना परसेंट उसमें डेट है और 1,80,000 के हिसाब से वो इतना नंबर निकल कर आता है। तो लायबिलिटी कंपोनेंट जो है वो नेट में उसका कितना प्रोसीड कितना निकल कर आया? 29,56,552 रुपए
और 59,83,110 माइनस 1,19,662 इज इक्वल टू 58,63,448, 29,56,552, तो 88,20,000 रुपए की मुझे टोटल प्रोसीड्स हुई। क्वेश्चन में EIR मुझे गिवन है 15.86। EIR इज समथिंग जो आप अगर आप जो उसके लिए रेडी रेफरेंस के लिए समझना चाहो तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, इसको हम लोन में निकाल लेते हैं IRR के थ्रू कि मेरा लोन के अंदर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसका इनहेरेंट पार्ट है तो मेरा एक्चुअल के अंदर इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 15.86। जब हम अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर आएंगे तब हम इस EIR की कैलकुलेशन को अच्छे से डीपली समझ करके चलेंगे। तो अब जो लायबिलिटी है ना दोस्तों, वो इंड AS 109 के हिसाब से अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू की जाती है। जो लायबिलिटी है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू करी जाती है इंड AS 109 के हिसाब से। तो ये जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू करी जाती है इसको कहा जाता है EIR पे, जो आपको क्वेश्चन में 15.86 गिवन है। तो इसका अगर मैं अमोर्टाइजेशन टेबल बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमें लगता है इसको बंद कर देना चाहिए, 12,500 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से। हाँ, हम इसको बंद कर सकते हैं। तो अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे दिखेगा, आप कहोगे पीरियड 1 अप्रैल 17, मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 और मार्च 22। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 29,56,552 रुपए। आपका इंटरेस्ट कितना होगा, पहले दिन तो 0 होगा। इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, पहले दिन कुछ नहीं देना। आउटस्टैंडिंग कितना बच गया, 29,56,552 रुपए। तो इस बार आउटस्टैंडिंग कितना निकल कर आया, ओपनिंग इसके लिए 29,56,552। इस साल ब्याज लग जाएगा कितना, 15.86 के हिसाब से 468,909। और कितने की इंस्टॉलमेंट देनी है, हर बार 9 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आपको दे करके चलनी है। डिवाइड बाय 15.86 इंटू 115.86 माइनस 9 लाख रुपए इस 25,25,461। ओपनिंग मेरा उतर कर आ गया 2525, 25,25,461 उसके ऊपर ब्याज निकल कर आ गया 4,00,538, 4,05,38 और मेरा बैलेंस निकल कर आ गया 20,25,999 20,25,999। इस पे ब्याज निकल कर आ गया 3,21,323 और हाँ 9 लाख रुपए की फिर से, तो 3,21,323 डिवाइड बाय 15.86 माइनस 9 लाख इज 14,47,322 रुपए। 14,47,322 इस पे फिर से 15.86, 2,29,545। फिर ये कितना हो रहा है, 9,322 प्लस 15.86 माइनस 9 लाख 776,867 इस पे फिर से 15 लाख 123, 133 और ये हो जाएगा इनमें 0। तो अगर मैं देखूं कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे करा, 468,909 प्लस
400,538 प्लस 3,21,323 प्लस 2,29,545 प्लस 123 इज इक्वल टू 15,43,448 रुपए का आपने टोटल यहाँ पे ब्याज कर पे करके चला। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आपको लोन अकाउंट जैसा लगेगा। क्रेडिट बैलेंस इंटरेस्ट ऐड हुआ, ये ऐड हो रहा है और ये लेस हो रहा है, इज इक्वल टू आपका आ रहा है ये नंबर, इस नंबर में। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट हुआ, पेमेंट जो आपने 9 लाख रुपए की करी वो हट गई और आपका लोन का क्लोजिंग बैलेंस मिलकर आ गया। तो अब मैं बात करूं अगर जर्नल एंट्रीज की, हम सारी तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ हम इंपॉर्टेंट वाली कर लेते हैं कि जो पहली 1/4/17 को जो आप एंट्री करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 88,20,000 रुपए से टू लाइबिलिटी कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट। लाइबिलिटी कंपोनेंट मेरा है 29,56,552 रुपए और इक्विटी कंपोनेंट है 58,63,448 रुपए। ये मेरा इक्विटी कंपोनेंट है और ये मेरा लाइबिलिटी कंपोनेंट है। तो ये मेरा बैलेंस शीट में बोरिंग में दिखेगा और ये मेरा इक्विटी के अंदर, अदर इक्विटी के अंदर दिखेगा। 31 मार्च 18 में आप क्या करोगे, आप फाइनेंस कॉस्ट को बुक करोगे। फाइनेंस कॉस्ट को आप डेबिट करोगे। पहली साल का इंटरेस्ट आपका कितना है, 4,68,909 रुपए टू लाइबिलिटी कंपोनेंट 4,68,909 रुपए और एक एंट्री आप करोगे लाइबिलिटी कंपोनेंट पेमेंट की एंट्री जो है बेसिकली 9 लाख रुपए पे भी तो करोगे 9 लाख रुपए से। ये हर साल ये एंट्रियां ऐसे ही चलती रहेंगी, हर बार इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होता रहेगा लेकिन 9 लाख रुपए की एंट्री सेम रहेगी और अंततः आके आपका ये 29,56,552 रुपए का जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है ये हो जाएगा जीरो। 31 मार्च 2022 में क्या होगा, जब कन्वर्जन हो जाएगा, अब आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट जीरो हो चुका है, आप इक्विटी कंपोनेंट को भी खत्म कर दोगे क्योंकि अब आप शेयर दे रहे हो ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000, ये कैसे निकाली, 12,510 रुपए का एक शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी कंपोनेंट आपका कितने का था, इक्विटी कंपोनेंट था 58,63,448 रुपए। तो 58,63,448 माइनस 1,25,000 इज इक्वल टू 57,38,448 रुपए की ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अगर मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करूं कि साहब मेरा YTD जब मार्च 22 आया, इसको मैं YTD ईयर टू डेट 31 मार्च 2022 को मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या क्या इम्पैक्ट आया, तो अगर आप देखो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल, तो हर साल मैंने एक तो इंटरेस्ट की जो है एक्सपेंस बुक करा, हर साल मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करता चला गया जिसका टोटल आया कितना, 15,43,448 रुपए का मेरा टोटल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आया जो मेरे P&L को, जिसने मेरे प्रॉफिट को गिरा दिया। फिर इस साल आके एक सिक्योरिटीज प्रीमियम की इनकम आई, या एक इनकम तो नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व आया। अगर मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ बैलेंस शीट में अदर इक्विटी, जो लाइबिलिटी के नीचे इक्विटी रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपके आते हैं उनको, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका कितना नंबर आया मार्च 22 में, 57,38,448 रुपीज का पॉजिटिव नंबर आया। तो आपके नेट रिजर्व जो बढ़ गए, कितने से बढ़ गए YTD इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, -15,43,448 रुपए इस 41,95,000 रुपीज से आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस
इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जो आपने इंस्ट्रूमेंट इश्यू करा था ना CCPS 1417 को, उसकी वजह से आपके रिजर्व एंड सरप्लस 41,95,000 रुपीज से बढ़ गए। अगर मैं सेम अकाउंटिंग आई गैप में करता तब भी क्या कोई फर्क पड़ता क्या? अगर मैं सेम अकाउंट 1 2 3 4 5, अगर हम 5 साल की, तो हम क्या करते, हम हर साल का डिविडेंड बुक करते। डिविडेंड कितना है? 9 लाख रुपए का। ये मेरा एक P&L का एक्सपेंस होता है, डिविडेंड एक P&L का एक्सपेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस को तो कम करता ही है, नॉट P&L एक्सपेंस। तो 45 लाख रुपीज से मेरे रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कम हो जाते इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से। एक मेरी पहले साल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करा, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को EIR मेथड के थ्रू ले गया, और इक्विटी के अंदर मैंने पूरी की पूरी अमाउंट राइट ऑफ कर दी, और लोन के केस में मैं EIR के थ्रू ले गया। और यहाँ पे क्या होता कि 1,80,000 रुपए मेरे डायरेक्ट उसी टाइम P&L में चले जाते। और जब लास्ट में आके वो कन्वर्ट होते, तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आता, मेरे प्रेफरेंस शेयर खड़े होते 90 लाख रुपए पे। इसमें मैं इक्विटी शेयर दे देता 10 रुपए के हिसाब से 1,25,000 रुपए पे। तो जो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम आता आई गैप के केस में, वो आता पॉजिटिव 88,75,000 रुपीज। तो ये मेरे रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ा देता। तो 88,75,000 माइनस 45 लाख, जो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस को कम करता, माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 41,95,000। इसका मतलब है कि दोस्तों, जो इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट मेरे इंड एस में आ रहा है, मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में, वही इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट मेरे आई गैप में भी आता, अगर मैं इसको एज पर आई गैप अकाउंट फॉर करके चलता तो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर था कि वो आपको 90 लाख रुपए देगा, और इस 90 लाख रुपए को देने में 1,80,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, और बाद में आप इसको इक्विटी शेयर में जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर दोगे। वो तो ओवरऑल लेवल पे सेम ही रहा ना। बस इंड एएस ने क्या करा, इंड एएस ने इस इंस्ट्रूमेंट को बारीकी से समझा और देखा कि इसके अंदर एक कंपोनेंट तो लायबिलिटी का है और एक कंपोनेंट इक्विटी का है। तो लायबिलिटी इस जो मेरी बोरिंग में दिखनी चाहिए, उसको उसने बोरिंग में दिखा दिया, और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी उसने अलग एडजस्ट कर दिया, और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी वो बुक करने लग गया। और इक्विटी से रिलेटेड जो भी थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्रोसीड्स, उसको उसने इक्विटी में दिखा दिया, उसको P&L से रूट नहीं करवाया। तो इम्पैक्ट ऑफ इंड एएस जो इस इंस्ट्रूमेंट में हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या देखने को मिल रहा है कि इंड एएस ने बस जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा था, आई गैप ने क्या करा, जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा था सिर्फ वही फॉलो करा। इंड एएस ने क्या करा, उस इंस्ट्रूमेंट के सब्सटेंस के ऊपर जाके देखा कि क्या इसके अंदर कोई लायबिलिटी भी है या नहीं, या ये इक्विटी ही है, और अकॉर्डिंगली अगर वो इक्विटी था जितना कंपोनेंट, उसको उसने प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं आने दिया, उसको डायरेक्ट वो अदर इक्विटी के थ्रू ले गया, और जितनी कंपोनेंट मेरी लायबिलिटी की थी उसके इंटरेस्ट इंपैक्ट को उसने प्रॉफिट एंड लॉस पे आने दिया, और फिर वहां से वो ऑब्वियसली रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया। तो द अल्टीमेट इंपैक्ट ऑफ इंड एएस, अगर नंबर के हिसाब से बोलूं, तो वो सेम ही आ रहा है YTD उस इंस्ट्रूमेंट का मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो इंड एएस ने बेसिकली हमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म को इस तरीके से समझना सिखाया और उसको एनालाइज करना सिखाया। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके इस वीडियो को लेके या किसी भी वीडियो को लेके कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कोई सजेशन हो, तो मुझे जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको किस इंड एएस के टॉपिक में लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, इश्यूज आते हैं, हम उस इश्यूज को एड्रेस कर सकें, वो मुझे जरूर बताएं। इस टॉपिक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे आने वाले पास्ट एग्जामिनेशन आरपीटी एंड एमटीपी के क्वेश्चंस को मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारी अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।